सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम मौन राकेश का जो यात्रा संस्मरण है उसका आगे वाला जो भाग है वो पढ़ेंगे। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। अब जहाँ लेखक मौन राकेश है वो कन्याकुमारी का दृश्य देखने जाता है तो वहाँ पर समुद्री एरिया है, तो वहाँ पानी बढ़ रहा है। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई और जो तट की चौड़ाई है वो कम हो रही है क्योंकि पानी की आवक बढ़ रही है। लेखक कहता है उधर से एक लहर आती है, वो मेरे पैरों को भिगो जाती है। तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। सहसा अचानक वो सोचता है कि यार यहाँ कोई खतरा है। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था और वो कहता है कि मैं जल्दी से चल रहा हूँ। वो तट जो है पूरा डूबने में है और उसका 3-4 फीट हिस्सा ही बाकी रह रहा है। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर संभालेगा और ऐसा लग रहा है वह जो 3-4 फीट शेष जगह बच रही है तट भाग, वो भी अंदर डूब जाएगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं। फिर मन में विचार आता है यार मैं ऊपर चला जाता हूं। पर वह शाह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते पर ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। पर उधर जा भी नहीं सकते हैं। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। लेखक कहता है कि मैं वहाँ दौड़ता हूँ। एक और लहरें मेरे पैरों के नीचे टिकाकर लौट गई और 2-3 लहरें और आ गई मेरे पैरों के नीचे। पैर गीले होने लगे। मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। और वहाँ पर ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी ऊंची लहर आती है और वो लपेट में लेने की कोशिश कर रही हो ऐसा लगता है और वहाँ से वो भाग जाता है। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की और सामने देखा तो एक ऊंची चट्टान दिख रही है। फिर भी उससे टकरा गया और अपने आप को संभालना चाहता है लेकिन संभाल नहीं पाता है और उस चट्टान से जाके टकरा जाता है। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई पर ज़्यादा चोट नहीं आई और फिर उस चट्टान से टकराने के कारण बाहों पर चोट आ जाती है, हल्की फुल्की खरोंच भी आ जाती है। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पाँव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं था। लेखक कहता है कि पानी की तरफ जाने का मेरा साहस नहीं है। यहाँ पर जो साहस है इसका मतलब अपन हिम्मत से लेंगे या मन में ऐसी कोई जो हिम्मत है वो बची नहीं कि मैं आगे चला जाऊँ। मैं चट्टान की नोकों पर इस प्रकार जो चट्टान की नोकें हैं अर्थात ऊपर वाला जो तीखा भाग है उस पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुँच गया। सोचा थोड़ा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित रहेगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो और वह ऐसे करते करते ऊपर पहुंच जाता है। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था लगभग 100 फुट का और जैसे वो चट्टान के उस तरफ जाता है तो वहाँ खुली जगह मिलती है। कितने ही लोग वहाँ पर उस जगह टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना है और वहाँ से सड़क की तरफ भी अपन जा सकते हैं। मन से डर निकल जाने के बाद में मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा। मैं चट्टान से नीचे कूद गया। अब रात का समय हो जाता है। केप होटल का एक लॉन है। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ शाह लकीर एक पौधे की टहनियाँ, अंधेरा पड़ा हुआ है और उधर से हिंद महासागर की तरफ से हवाएं आ रही है। पौधा जो है उसकी टहनियाँ हिल रही है और नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी जा रहा है। दक्षिणी पूर्व के एक क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी है और एक ऐसा जहाज कुछ दिखाई देता है। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूँ। अब लेखक कह रहा है यार मेरी ऐसी इच्छा है कि समुद्री एरिया बड़ा मुझे अच्छा लगता है, कई दिन तक कई सप्ताह मैं यहीं रह लूँ। पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया कि किसी का भुलक्कड़ का मतलब भूलने का स्वभाव, किसी का भूलने का स्वभाव हो जाता है तो वो बार बार किसी वस्तु को इधर उधर भूल जाता है। तो ऐसा ही लेखक ने भी करा है। उसे लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा
वो अपना जो सूटकेस है वह सूटकेस खोलता है और उसको पता चलता है कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वह वहीं मेज के दराज में छोड़ आया हूँ। अब लेखक कहता है कि कनानौर नामक एक जगह है, इस जगह पर मैंने 17 दिन बिताए हैं और वहाँ पर 80-90 पन्ने पृष्ठ लिखे हैं, वो वहीं उसी होटल में दराज में रह गए हैं। अब मुझे दो में से एक चुनना है। एक तरफ तो था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत। अब एक दृश्य तो है कि यहाँ पर कन्याकुमारी का सूर्यास्त दिख रहा है, समुद्र तट दिख रहा है और वहाँ की रेत, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज़ जो शायद अब भी सेवाई होटल की एक दराज में बंद थे, और दूसरी तरफ मेरे हाथ से लिखे हुए जो कागज़ हैं वो उस होटल की दराज में बंद है, वो मुझे लेना है। अब दोनों में से लेखक को ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, वो पृष्ठ जो है उनको लेने चलूं या इस दृश्य को देखूं। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियाँ या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। अब लेखक कह रहा है कि मैं वहाँ बैठा बैठा देख रहा हूँ, पौधा दिख रहा है, हवा आ रही है, पर ऐसा मुझे कुछ हल नहीं मिलता है। फिर आगे सोचता हूँ। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुकी। लेखक कह रहा है जहाँ मैं बैठा था वहाँ पर एक गीत की आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बस आती है और वहाँ रुकती है। उस बस में लड़कियाँ अंग्रेजी में एक गीत गा रही है, जिसमें उस गीत के जो बोल हैं समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज़ की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। अब बड़ा अच्छा गीत भी है, जहाज़ दिख रहा है, वो दृश्य दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं यहीं रहूं, पर मन में पीड़ा भी हो रही, मुझे वो पेज भी लाने हैं। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी हुई आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। मन में ऐसा आ रहा है कि यार मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और ऐसा ही भाव मन में आने से मन विचलित हो रहा था। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। लेकिन कह रहा है कि मैं बसों का जो टाइम टेबल है उसके बारे में सोच रहा हूँ। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया में 7 टाइम टेबल के इनसे जुड़ते जा रहे हैं। अर्थात वो जो गीत है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ में बस का जो टाइम टेबल है वो भी मुझे याद आ रहा है। और मन में ऐसा आ रहा है कि पहली बस 7:15 पे है, दूसरी 8:35 पे है, तीसरी उसके बाद में है, चौथी उसके बाद में होगी। थोड़ी देर में बस लौट गई, गीत के स्वर भी विलीन हो गए। अर्थात बस लौट जाती है, बस वहाँ से चली गई और गीत के जो स्वर है वो विलीन हो गए, अर्थात ख़त्म हो गए। और मन में केवल हिंसों की चरखी चलती रह गई और मन में केवल ऐसे ग्रेजुएट अब वहाँ पर बैठा है लेखक। तभी वहाँ पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो नवयुवक है, वो आता है और लेखक को कहता है कि कन्याकुमारी की 8,000 को जो आबादी है उसमें कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार है। कहने का मतलब हुआ ये जो कन्याकुमारी है यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 8,000 है, इनमें से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। अब ये कुछ काम नहीं करते हैं, पढ़े लिखे तो हैं, इनका मुख्य धंधा है कि कई नौकरियों की वैकेंसी वगैरह निकलती है तो नौकरियों के लिए अर्जियाँ अर्थात प्रार्थना पत्र देते हैं, बैठकर आपस में बहस करते हैं। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था और जो लड़का है वो भी वहाँ पर फ़ोटो एल्बम बेच रहा है, क्योंकि समुद्री एरिया है, वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो अधिकतर जो पढ़े लिखे बच्चे वहाँ पर फ़ोटो एल्बम का काम करते हैं। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं। लेखक को वो लड़का बोल रहा है कि हम समुद्र में जो सीपियाँ निकलती है इसका जो गुदा उसको खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं और दार्शनिक सिद्धांत पर बहस करते हैं। वह कह रहा था इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती है, और कह रहा है कि ये जो चट्टान दिख रही है इससे हमें प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणादायी चट्टान है कि ये स्थलभाग की आखिरी चट्टान है, यहाँ पर विवेकानंद जी ने भी समाधि लगाई थी। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और फिर वह वहाँ से एक सीपी लेता है और तोड़ करके उसका गुदा लेता है और मुंह में डाल देता है।
इस प्रकार आगे वाला भाग जो है अपन बाद में पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे।